हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए हिंदी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रश्न पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते मैं शुरू करता हूँ। इन सारे के सारे हम लोग प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप ऊपर देख सकते हो ये पहला प्रश्न। बाकी कहूँगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें ये जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि झूठा सच के लेखक है। झूठा सच के लेखक कौन है भाई, हमें बताना है। बाकी ऑप्शन दिया है कि जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, यशपाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ये ग वाला ऑप्शन यानी सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यशपाल। झूठा सच के लेखक कौन है भाई, तो यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं भाई। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे भाई कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पे आधारित रचना है, हमें ये बताना है। तो देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं और एक और रचना है नीड़ का निर्माण फिर। ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। तो इसके लिए आपका इसका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। और कभी कभी पूछ देता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग याद रखना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा यह लिखा गया है। ठीक, चलो अगला हम लोग देखते हैं दूसरे के बाद ये तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है। ठीक है, इसका ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश है। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। क्या है कि कंकाल नामक नाटक के लेखक है। भाई सब लोग जानते हो कि कंकाल तितली इरावती ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक है। तो ए वाला इसके लिए भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख सकते हो भाई। यह क्या है, यह प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। हमें आधुनिक काल की समय सीमा बतानी है। तो भाई सब लोग जानते हो कि 1843 से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। चलो आगे हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न के बाद 6 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका हमें बताना है। ऑप्शन दिया है छाया और प्रभा, मर्यादा और हंस, सुधा और हंस और अगला ऑप्शन दिया है सरस्वती। तो देखो जो प्रश्न संख्या 6 है इसके लिए आपका ये जो बी वाला है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, मर्यादा और हंस। ठीक है, मर्यादा और हंस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो भाई। अगला प्रश्न आप लोग का ये आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि केशव दास की रचना है। इसमें हमें बताना है कि केशव दास की रचना कौन सी है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन आपका दिया है, आप देख सकते हो कि रामचंद्रिका, प्रेम वाटिका, आंगन के पार द्वार और प्रिय प्रवास। तो इसके लिए सही ऑप्शन ये आपका ये वाला हो जाएगा, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशव दास की एक प्रमुख रचना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आप देख सकते हो ये 8वां कि तीसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ। देखो ये तारसप्तक जो काव्य संग्रह है, तारसप्तक मीन्स ये एक काव्य संग्रह है। ठीक है, जिसका प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे करते थे। ठीक है, तो तीसरा इसमें पूछ रहे 3 इसके प्रकाशन हुए। ठीक है, तो इसमें हमें तीसरा पूछा जा रहा है कि तीसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसके लिए देखो ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1951, 1959, 1943। यहाँ नीचे देख सकते हो ये 1943 नीचे आपका दिया है। ठीक है, और यहाँ 1979। तो इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन होगा प्रश्न संख्या जो 8 है। ठीक है, इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा ये आपका बी वाला। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो ख है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1959 में तीसरे तारसप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, कभी कभी फर्स्ट पूछ देता है, तो फर्स्ट वाला आप लोग याद रखिएगा, आई थिंक 43 में हुआ था। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम के रचनाकार है। भाई ललित ललाम के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, और इसके लिए दिया है ऑप्शन पद्माकर, मतीराम, भूषण और बिहारी। ये हम लोग का चार्ट है, ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9 के लिए। सही ऑप्शन आपका इसमें से बी वाला हो जाएगा। ललित ललाम का रचनाकार मतीराम है।
चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठूठा आम किस विधा पे आधारित रचना है, यानी वही किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, आलोचना या फिर संस्मरण। ये प्रश्न संख्या हम लोग का 10 है। इसके लिए हम लोग का ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी घ वाला संस्मरण। ठूठा आम संस्मरण विधा पे आधारित रचना है। चलो इस प्रकार हमने अब तक जो 10 ये प्रश्न देखा, ये आपके हिंदी गद्य और पद्य के महत्वपूर्ण लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं से और विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग आगे के जो 11 से 20 तक के प्रश्न देखेंगे, वो समझ जाओ कि आप लोगों के एक तरह से व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो इनको देखते हैं। इसमें आपका 11वां प्रश्न क्या है कि शोक विकल सब रोह ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारह। इसमें देखो बार बार रोने की बात की जा रही है, इनमें रस पूछा जा रहा है, कौन सा रस है भाई। इसमें देखो शोक विकल सब रोह ही रानी, रोने की बात की जा रही है, यानी यहाँ पे करुणा है, ठीक है। तो यहाँ पे करुण रस आ जाएगा आपका, ठीक। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 11 हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है, प्रश्न संख्या 12 कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। रोला छंद में हमें चरणों की संख्या बतानी है प्रश्न संख्या 12 में, ठीक है। ये गलत दिया है, 4 यहाँ पे होगा, 2 या 8, ठीक है। तो नहीं ठीक है, यहाँ पे हमें चरण दिया है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 दिया है, 8 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं भाई, तो रोला छंद में कुल 8 चरण होते हैं, इसको आप लोग याद रखना, ठीक। चलो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है, कि चरण कमल बंदौ हरि राय में अलंकार है, ठीक है। चरण कमल बंदौ हरि राय में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, कई बार मैं बता चुका हूँ, सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा। चरण कमल बंदौ हरि राय में, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 13 है, ठीक है। इसके लिए माफ़ करना, उत्प्रेक्षा नहीं, ठीक है, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ये आपका बी वाला राइट हो जाएगा, चरण कमल बंदौ हरि राय में रूपक अलंकार हो जाएगा, कई बार मैं बताया हूँ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। ओके, यहाँ उपसर्ग हमें पूछा जा रहा है, अनुपस्थिति शब्द में हमें उपसर्ग बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो इसमें जो उपसर्ग होगा ना अनुपस्थिति में, वो ये वाला अन होगा, क्योंकि अन प्लस उपस्थिति, अन प्लस उपस्थिति, यहाँ एक शब्द अच्छा सा बनना चाहिए, तो उपस्थिति हो जाएगा, ठीक। तो आगे उपसर्ग अन लगा है, अन प्लस उपस्थिति मिलकर अनुपस्थिति बनेगा, तो अन उपसर्ग यहाँ पे लगा है, तो इसके लिए आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख सकते हैं भाई, राम रहीम में समास है। देखो राम रहीम हो गया, या फिर ऐसे आप माता और बीच में आप हाइफन देकर पिता लिख लो। इसमें आपका कौन सा समास होता है भाई, ठीक है। इसमें कौन सा समास होता है, सब लोग जानते हो भाई कि इसमें, ठीक है, इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। माता पिता हो गया, ठीक है, इसका समास विग्रह करोगे तो बीच में आपका और अथवा ये आएगा, जैसे माता और पिता, ठीक है। और द्विगु समास क्या होता है, जो संख्या बोधक होता है, जैसे त्रिभुज, ठीक है, तो वो द्विगु समास में चला जाएगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से अश्व का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुरंग है, ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ये अमृत का है, पीयूष सुधा, ये अमृत का होता है। विहंग द्विज, ये तो पक्षी का होता है। ये मरकट कपि, ये तो बंदर का होता है। तो ये ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग है हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देखो यहाँ पे तद मीन्स होता है वह, ठीक है, और यहाँ पोस्ट में लिख दिया पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग का हमें शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन रूप बताना है, यानी तद मीन्स जो वह होता है, ठीक है, इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप हमें बताना है प्रश्न संख्या 17 में। अब देखो यहाँ पे जो ये आपका ये जो शब्द रूप है, ठीक है, या फिर धातु रूप है, ये शब्द खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन जो आपका सर्वनाम जो शब्द रूप है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, जैसे तद और इस्मत, इन दोनों का आएगा। बाकी जो आपका जैसे मधु का, नदी का, ये सब हुआ करता था, बालक का, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इसके जगह पे देखो ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके नए प्रश्न ऐड किए गए हैं, ठीक है, नए सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ पे चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी आप तद और इस्मत का आप लोग याद कर लेना, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप जो है, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन रूप, वो तस्मयी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। देखो यहाँ पे और के द्वारा ये दो हम लोग के नॉर्मल एक तरह से लाइंस जुड़ी हुई है। तो ये किस में चला जाएगा भाई, यह किस में आ जाएगा हम लोग का, तो यह हम लोग का आ जाएगा ऑप्शन के अनुसार। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन हम लोग का दिया है कि सरल वाक्य, तो सरल वाक्य तो होगा नहीं भाई, सूरज निकला पक्षी चहचहाने लगे, ये दो हम लोग के सरल वाक्य है जो और के द्वारा जुड़े हुए, और दो सरल वाक्य जुड़ गए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर, ये वाक्य का स्वरूप से प्रश्न था, प्रश्न संख्या 18। 19 नंबर ये देखो वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या है कि कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन ... के अनुसार परिवर्तित होते हैं। किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं भाई, कर्तृवाच्य वाक्य में, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 19 है, ठीक है। तो ये कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन बदलते हैं, ठीक। तो यहाँ ... जो है इसके जगह, यहाँ इसके जगह कर्ता भराएगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ प्रश्न है कि विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है, विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है, हमें ये बताना है कि विकारी पद के अंतर्गत कौन नहीं आता है। और इसके लिए देखो 4 ऑप्शन दिए कि विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो विकारी पद होता है उसके अंतर्गत आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों आते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं आता है। तो विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है तो ये क्रिया विशेषण, ये आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में अब तक, इस वीडियो में हमने 20 MCQ सॉल्व किया, ठीक है। 20 MCQ सॉल्व किया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप लोग याद कर लेना। बाकी चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना, UPMSP स्टडी, आपके स्टडी में वो काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के जितने भी पेपर थे सारे सब्जेक्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, सबका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के साथ साथ। जी हाँ मेरे दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आपका सबका PDF सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम टाइम में कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सको, ठीक है। तो चलो, तो ये हम लोग का रहा इस क्लास का पूरा समापन, ठीक है। चलो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।